नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। रेडियो उड़ान के दिल्ली स्टूडियो से मैं अमित भट्ट अपने सभी श्रोताओं का प्रोग्राम एक मुलाकात में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर सप्ताह की तरह इस बार भी एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नई पर्सनैलिटी के साथ हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट और इस प्रोग्राम का हमसफर। जी हां, मेरा नाम है अमित भट्ट और प्रोग्राम आपका वही चिर परिचित एक मुलाकात, जिसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान यानी कि अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में इससे पूर्व कि मैं अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, एक अहम सूचना जो कि हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से पूर्व में भी देते आए हैं और तमाम जो रेडियो उड़ान के प्रसारण हैं उसमें आजकल आप सुन रहे होंगे कि आगामी 31 जनवरी 2015 को दिल्ली के अंबेडकर भवन में रेडियो उड़ान की पहली कन्वेंशन या यूँ कहें कि फर्स्ट एवर मीट का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे पुराने श्रोता इस बात से वाकिफ होंगे कि रेडियो उड़ान आगामी 2 फरवरी को अपना 1 वर्ष पूरा कर रहा है और इस 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 31 जनवरी को एक कार्यक्रम दिल्ली के अंबेडकर भवन में आयोजित किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। दोस्तों, आज जो शख्स हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, मेहमान हैं, उनका नाम है श्री गोपाल सिंह सिसोदिया। दोस्तों, दरअसल आज हमारे जो मेहमान हैं वो ख़ास तौर पर कवि के रूप में जाने जाते हैं, साहित्यकार और लेखक के रूप में जाने जाते हैं और इसीलिए उनके नाम के आगे जुड़ गया है निसार शब्द। जी हाँ, श्री गोपाल सिंह सिसोदिया निसार, ये है आज के हमारे गेस्ट का पूरा नाम। और निसार शब्द अपने आप में काफ़ी है समझने के लिए कि भाई ये पर्सनैलिटी एक साहित्यकार हैं, एक कवि हैं और लेखक हैं। दोस्तों, श्री गोपाल सिंह सिसोदिया, जिनको कि हम SGS सिसोदिया के नाम से भी जानते हैं, दृष्टिबाधित हैं और 15 जुलाई सन 1970 में मथुरा में इनका जन्म हुआ था। ज़्यादातर जो इनकी कविताएं हैं, जो लेख हैं, वो नारी प्रधान हैं या फिर श्रृंगार रस से ओत-प्रोत हैं। जी हाँ, आज के हमारे कवि हैं श्री गोपाल सिंह सिसोदिया। मेहमान के रूप में प्रोग्राम एक मुलाकात में हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि हाल ही में 10 अगस्त वर्ष 2014 को उनकी 12 कहानियों का एक कहानी संग्रह, जिसका नाम संघर्ष है, प्रकाशित हुआ था। और इस संकलन के बारे में, जो उनकी कहानियों का जो संग्रह है, हम उनसे बातचीत करेंगे अपनी एक मुलाकात के दरमियान। इसके अतिरिक्त व्यवसाय से बाय प्रोफेशन श्री गोपाल सिंह सिसोदिया दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यालय अधीक्षक यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात। बस जल्द ही मिलते हैं हम और फिर सुनते हैं एक मुलाकात। तो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं श्री गोपाल सिंह सिसोदिया निसार का आज के अपने इस एपिसोड में, प्रोग्राम एक मुलाकात में। श्री गोपाल जी, मैं आपका खैर मकदम करता हूं तहे दिल से रेडियो उड़ान और
खासतौर पर प्रोग्राम एक मुलाकात की जानिब से। शुक्रिया शुक्रिया। आप साहित्य से जुड़े हैं और लेखक हैं, कवि के नाम से जाते हैं, इसलिए आपके नाम के आगे निसार शब्द का उपयोग होता है। तो मैं चाहूंगा कि जो आज की हमारी एक मुलाकात है और जो बातचीत का जो सिलसिला है, उसका आगाज करने से पहले आप अपनी कोई एक कविता की कुछ पंक्तियों के साथ अगर प्रोग्राम का आगाज करें तो कैसा रहेगा? जी, मेरी एक ताजा रचना है और आज का जो तनावपूर्ण वातावरण पैदा हुआ है अभी, उसको आप मैं ध्यान में रखते हुए इस रचना को सुने। जी। कहा है कि औरों के घर में जो आग लगाए उसका अपना दामन जलता है। क्या बात है। औरों के घर में जो आग लगाए उसका अपना दामन जलता है, औरों के लिए जो वृक्ष उगाए उसका अपना गुलशन खिलता है। क्या बात है निसार साहब। कहा कि बार बार हमने उसको समझाया वह बारूद से खेलना बंद करे, कभी अपनी ही जान गंवाएगा, ये खेल मौत का वह बंद करे। सबसे अधिक बुरा दिन वह होता है जब अपना ही कोई मरता है, औरों के घर में जो आग लगाए उसका अपना दामन जलता है। क्या बात है निसार साहब। एक बंद और देखें कि जब सीमा पार से खबर ये आई, स्कूली शिशु मारे हत्यारों ने। तो सीमा पार से खबर ये आई, स्कूली शिशु मारे हत्यारों ने, अच्छे अंकल हमको मत मारो, प्यारे अंकल हमको मत मारो, पर एक न सुनी मक्कारों ने। क्या बात है। ऐसे अबोध बालकों की निर्मम कहीं हत्या कोई करता है, औरों के घर में जो आग लगाए उसका अपना दामन जलता है, औरों के लिए जो वृक्ष उगाए उसका अपना गुलशन खिलता है। बहुत खूब आप, बहुत खूब आगाज हुआ है आज की एक मुलाकात का, और आपकी इन पंक्तियों से जाहिर होता है कि संवेदनशीलताएं लिए हुए आपकी ज्यादातर कविताएं हैं। और जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने अपने श्रोताओं को बताया था कि आपका हाल ही में वर्ष 2014 में कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ था, संघर्ष के नाम से, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूं तो। जी 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 बिल्कुल। चलिए वहीं से हम शुरू करते हैं कि 12 कहानियां हैं इस संग्रह में जिसका नाम संघर्ष है। तो किस तरह की इसमें कहानियां हैं और कब से आपने इस पर्टिकुलर संग्रह को लिखना आपने आरंभ किया, कितना समय आपको लगा, और जीवन के किन किन पहलुओं को आपने अपने इस संघर्ष नामक कहानी संग्रह में शामिल किया है? मैं समझता हूं हमारे श्रोता ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए भट्ट साहब, बात यह है कि साहित्य से तो मैं बचपन से ही मेरा बड़ा लगाव रहा, और कहानियां और कविताएं गजलें लिखना मेरा शौक शुरू से ही था। हाँ, जब आप बात पूछते हैं कि भाई ये इस पुस्तक की विशेष रूप से, तो ये पुस्तक लिखने का जो मेरा मन में आया, कहानियां मैंने बहुत लिखी हैं लेकिन उनका कोई संग्रह नहीं किया, संकलन नहीं किया। पिछले वर्ष के शुरू में ही मेरे मस्तिष्क में ये आया कि क्यों न इनका एक संग्रह कर लिया जाए, इसे एक लिपिबद्ध करके और पुस्तक के रूप में पाठकों के समक्ष लाया जाए। कारण क्या था? जी, कारण ये था, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूं कि पहले मेरी पुस्तक आने वाली थी काव्य पर, कविताओं की एक पुस्तक लाने वाला था मैं। परंतु हुआ यूं कि जब मैं कुछ एक मित्रों से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई काव्य सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कवि सम्मेलन सुनने लोग जाते हैं, परंतु पुस्तकें खरीद के कोई नहीं पढ़ता। तो इसी
बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले कहानी संग्रह लाने का ही निश्चय किया। जी। जहाँ तक बात इस पुस्तक में कहानियों की है, तो अमित जी, मैं जो कहानियां लिखा करता हूँ, मेरा विषय नारी प्रधान रहा है शुरू से ही। की वजह यह है कि मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ एकदम, और मैंने जो नारी का अलग अलग रूप देखा है और उस रूप पर होते उस अत्याचार को देखा है, तो मेरा मन कहीं न कहीं रोता था उस स्थिति को देखते हुए। बचपन से ही मैंने ऐसे कितने ही उदाहरण देखे जहां हम कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमारा देश नारी की पूजा करता है, वहीं इस तरह की वारदात होती हैं कि नारी का दुहन होता है जी। उस शोषण होता है, तरह तरह से शोषण होता है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और शारीरिक रूप से, और मानसिक रूप से तो विशेष रूप से। तो यही कारण है कि मेरी कहानियों का जो विषय है वो नारी है। इसमें मैंने 12 कहानियां जो संकलित की हैं जी। उसमें मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा एक विशेष रूप से, जिसकी मुझे बहुत फीडबैक बहुत मिला है। सरोगेट मदर एक ऐसा अनछुआ पहलू था जिस पर बहुत कम लिखा और बोला गया। तो उस बिंदु को मैंने छूने का प्रयास किया है। मैं कितना सफल रहा हूं ये तो पाठक ही बता पाएंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि उसको पाठकों के समक्ष ढंग से प्रस्तुत करूं। तो कुल मिलाकर के जो संग्रह है, जो कलेक्शन है, इसमें ज्यादातर आपने नारी संबंधी, बल्कि कहना चाहिए नारी प्रधान इसको हम एक संकलन कह सकते हैं, तो गलत ना होगा। जी जी। इसके अतिरिक्त चूंकि आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो किन किन क्षेत्रों में आपने लेखन कार्य किया है? कविताएं तो आप लिखते हैं, उसके अलावा कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिंदगी के जिन आपको प्रभावित किया है, और फिर उन से प्रभावित होकर के, क्योंकि कवि दरअसल कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं उसके जीवन में कि वो प्रभावित होता है, कुछ समझता है और उनके बारे में कुछ ऑब्जर्व करता है। तो जिन पहलुओं से आप रूबरू हैं, करीब से रूबरू हैं, जिन्होंने आपको कहीं झकझोर करके रख दिया हो, जैसे नारी की आपने बात की भाई, कि नारी पर जो अत्याचार होता रहा है प्राचीन समय से, उसने आपको झकझोर के रख दिया। इसके अलावा कोई खास ऐसे साहित्य के क्षेत्र रहे होंगे जहां आप काफ़ी प्रफुल्लित भी हुए होंगे, जैसे श्रृंगार रस है, मैंने सुना है कि श्रृंगार प्रेमी भी आप रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ना। देखिए साहब, ऐसा है कि एक विषय होता है, हर व्यक्ति का होता है, जिसमें मन रमता है। तो मेरी जो शुरुआत हुई कविता या गज़लें लिखने की, तो जाहिर सी बात है कि मैंने भी श्रृंगार से ही शुरू किया। चाहे उसमें वियोग हो चाहे संयोग हो, वो दोनों ही बिंदुओं को मैंने छुआ है। खास तौर पे मैंने गज़लें जो लिखी हैं, वो उसको सुनने वाले और जो पढ़ने वाले हैं, उनकी प्रतिक्रिया ये आती है कि आप वियोग में ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। बाकी एक चीज़ और है जो मुझे, जैसा आपने पहले प्रश्न पूछा, जिस पे मैंने लिखना मुझे बहुत पसंद भी है, और झकझोरने वाली बात बताता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बनके एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में मैंने ज्वाइन किया था।
जी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है शायद। जी जी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक रोजगार कार्यालय है, वहाँ मैंने पहले ज्वाइन किया। तो साहब मेरा अनुभव ऐसा रहा, मुझे ऐसा लगने लगा कि दृष्टि बाधित होना मेरे लिए अभिशाप है। भले ही मैं ऑफिसर बन गया, लेकिन जो मेरे क्लास 4 मेरे साथ अटैच थे, वो आने वाले लोगों से ये कहने लगे, हाँ हम मुझे बताइए क्या आपकी परेशानी क्या है, मैं आपके समस्या का समाधान करूंगा। साहब से मिलके क्या करेंगे, वो भी मेरे पास ही भेजेंगे। तब मुझे ये लगा कि ये भी एक रूप है। तब मेरी कल्पना, जो काव्य वाली कल्पना है, उसने सोचने पर मुझे मजबूर किया। और तब मैंने ये सोचा कि जहां आज वकालत होती है दलित साहित्य की, वहां विकलांग साहित्य भी होना चाहिए। जी। और मैंने विकलांग साहित्य पर फिर कुछ लिखा। मसलन मैंने कुछ कविताएं लिखी। इस दौरान मेरे पास प्रस्ताव भी आए कि आप कुछ विकलांगों पर लिखें। तो उस दौरान मैंने कुछ लिखा, विकलांगों पर कुछ रचनाएं लिखी और काफी मकबूल भी हुई वो। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब व्यक्ति लिखता तभी है जब उसको अंदर से कोई प्रेरणा मिलती है, या जैसा आपने कहा कि झकझोर देती है, वो लिखने पर तभी मजबूर होता है। और अगर हम ये सोच के लिखें कि हमें ये कुछ लिखना है, तो मैं नहीं मानता कि कुछ असरदार लिखा जा सकता है। जी, यानी कि जो आप बीती है, जी, उसके बाद अगर उस आप बीती को या अपनी उस ऑब्जर्वेशन को या अनुभवों को सही मायनों में जब कभी अपनी लेखनी से उतारता है कागज पर, तो वो सही मायनों में एक सार्थक कविता या साहित्य हम उसको कह सकते हैं, जिसमें जो पाठक हैं उनको सही रूप में आनंद प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुछ और पंक्तियां हम समय रहते आपसे सुनना चाहेंगे अपने प्रोग्राम के दौरान। बहरहाल मैं अब आपकी उस बचपन की यात्रा में जाना चाहूँगा, जिस यात्रा से होकर के हर एक इंसान को गुजरना होता है। तो जी, और आज आप एक गजेटेड ऑफिसर हैं अपने आप में, तो यहाँ तक आपको पहुँचने में प्रारंभ से लेके अपने बाल्यावस्था की अगर हम बात करें, किस तरह से आपकी स्कूलिंग रही और क्या कुछ आपने स्ट्रगल किए। आपने कहा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहाँ आज भी, पूर्व में तो स्थिति ये थी कि वहाँ स्थिति बड़ी विषम थी, और आज भी अभी उतने संसाधन या रिसोर्सेज नहीं है पर्याप्त मात्रा में। तो किस तरह से आपने जीवन व्यापन किया और अपनी शिक्षा दीक्षा अर्जित की, ये हमारे श्रोताओं को आप बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मथुरा जिले एक ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम है छठीकरा, मथुरा जिले यूपी में, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। और ब्रजभूमि में मैं पैदा हुआ। तो वहाँ वृंदावन में एक छोटा सा विद्यालय प्रारंभ हुआ था उसी दौरान। अच्छा। तो एक वहीं के एक टीचर थे, उनको ये पता लगा कि इस गांव में एक दृष्टिबाधित बालक है। वो विद्यालय एक ब्लाइंड स्कूल था या साइटेड लोगों के लिए बनाया गया स्कूल था? ब्लाइंड स्कूल था। जी जी। एक छोटी संस्था वो प्रारंभ हुई थी उस दौरान। तो मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया, आसानी से मिल गया, लेकिन मेरा मन वहाँ नहीं रमा जी, क्योंकि वह पढ़ाई कम होती थी। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वहाँ दान उपार्जन का एक केंद्र था जी। तो वहां से मेरा मन उचट गया और फिर मैं आगरा पहुंच गया। आगरा में एक छोटा सा सूरकुटी नामक एक स्थान है, जहाँ भक्त सूरदास, महाकवि सूरदास ने अपनी तपस्या की यमुना किनारे।
वहाँ भी एक छोटी सी संस्था थी, तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया और वहाँ मैंने 5वीं तक पढ़ा। उसके बाद फिर मैं चला गया राजस्थान, जोधपुर। जोधपुर में मैंने 8वीं तक परीक्षा पढ़ाई पूरी की। उसके बाद अजमेर आ गया। अजमेर में मैंने 12th तक किया, फिर वहीं से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अजमेर से मैंने ग्रेजुएशन किया। तदुपरांत मैं यहाँ ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में आशुलिपिक प्रशिक्षण के लिए आ गया जी। ये मेरी शिक्षा यात्रा रही और फिर थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा, थोड़ा भटकाव भी हुआ, कुछ संघर्ष हुआ। हालांकि इस बीच मेरा जब ग्रेजुएशन चल रहा था तब भी बहुत संघर्ष रहा मेरी लाइफ में। वहाँ भी कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी और मुझे किराए पर कमरा लेकर के मैं रहा करता था। मैंने जैसा कहा कि मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, तो पिताजी मेरे किसान थे। बहुत ज़्यादा हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन चूंकि पढ़ने की लगन थी, हमने वो दिन भी देखे अमित जी जब एक समय भोजन करके भी हम महाविद्यालय के लिए भाग जाया करते थे जी। और वो दौर भी था एक, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल मैंने हाथ से निकलने नहीं दिया, अपने इर्द गिर्द ही रखा। तो आज आपके समक्ष में हाँ, परिणाम हमारे समक्ष है जी। तो साहित्यकार जो होते हैं या जो लोग साहित्य से जुड़े हुए होते हैं, मैंने जो हालांकि ये कितना अनुभव सही है ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने कोई इस पर कोई पढ़ा लिखा या सुना नहीं है। व्यक्तिगत अनुभव मैंने ये किया है कि साहित्य प्रेमी जो होते हैं वो संगीत प्रेमी भी होते हैं। अगर मैं सही हूं तो आप बताएं, आप भी संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीत से आपको भी प्रेम है? क्योंकि संवेदनशील विषय हैं साहित्य भी और संगीत भी जी। ऐसा है साहब कि मैं तानसेन तो नहीं बन सका जी, लेकिन कानसेन जरूर बना, ये मैं मानता हूँ। मैंने म्यूजिक सीखा था स्कूल टाइम पे, लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया संगीत में। लेकिन परिणाम ये जरूर निकला कि मैं अच्छा सुनने लगा। मतलब जो क्लासिकल बेस्ड जो चीजें होती हैं या उसमें कुछ शब्द बहुत अच्छे होते हैं, वो गीत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गजलें मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, पुराने गाने में सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब संगीत की बात चल ही गई है और साहित्य के साथ, जैसा कि मैंने कहा कि संगीत का अपना एक संबंध है, दोनों संवेदनशील और रस से संबंधित विषय है। यूं भी हमारे म्यूजिकल ब्रेक का समय हो रहा है, तो कोई अपनी पसंद का गीत आप सुनना चाहेंगे? हाँ, एक अगर आपके पास मौजूद हो तो सुनवाइए। सौदागर, पुरानी सौदागर फिल्म का है और तेरा मेरा साथ रहे, लता जी की आवाज में। बहुत बेहतरीन ये गीत है और लता जी की आवाज के तो सभी दीवाने हैं। दोस्तों, ये एक समय है म्यूजिकल ब्रेक का और ब्रेक के उस पार जब हम मिलेंगे तो जानेंगे कि श्री गोपाल सिंह सिसोदिया किस तरह से इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड से जुड़े हुए हैं और कब उन्होंने इस संस्था का गठन किया और फिर इसके क्या दूरगामी परिणाम भारतवर्ष में देखने में आए हैं। आप बने रहें अपने दोस्त अमित भट्ट के साथ प्रोग्राम एक मुलाकात में, और आज के हमारे गेस्ट हैं श्री गोपाल सिंह सिसोदिया। मिलते हैं इस प्यारे से संगीत के बाद। To the world of invention, creativity and discovery. Here's an opportunity for all of us to explore the ocean of knowledge. This show is all about emerging trends in science and technology, math, quiz, facts and much more. So friends, get ready to listen Tech Toast with Science Spread with your RJ Vidya only on Radio Udan. Every Monday from 7 to 8 p.m. and rebroadcast every Tuesday
from 2 to 3 p.m. नारायण सेवा संस्थान द्वारा संपूर्ण विश्व से आए हुए 80 से 100 पीड़ित असहाय निःशक्त बंधु बांधवों के प्रतिदिन निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो चारों हाथ पैरों पर चलकर आते हैं। वे शल्य चिकित्सा के बाद दोनों पैरों पर चलने लगते हैं। तन से समर्थ होने के बाद निःशक्त बंधुओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्सेज जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, सुथारी प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न कंपनियों और संगठनों में जॉब दिलवाई जाती है। छोटा मोटा व्यवसाय खुलवाते हैं। वर्ष में 2 बार निःशुल्क निःशक्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर उन्हें सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाती हैं। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रोग्राम एक मुलाकात। आज हमसे रूबरू हैं, हमसे मुखातिब हैं हमारे गेस्ट श्री गोपाल सिंह सिसोदिया निसार जी। तो मैं जानना चाह रहा था इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के बारे में, जिसका गठन आपने किया और क्यों आपने इस संस्था का गठन किया। भारत में तो पहले से ही बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, फिर आपके मन में ये साहित्य के अलावा, संगीत के अलावा और शिक्षा विभाग में आप काम कर रहे थे, अभी भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों के बीच में ये ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने की बात आपके जहन में कहाँ से आ गई? देखिए साहब, ऐसा है अमित जी, ये एक थोड़ा सी लंबी कहानी है। इसको आप शॉर्ट में बता दें हमारे श्रोताओं को। शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सी संस्थाएं, जैसा आपने कहा, भारतवर्ष में बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बहुत बड़े बड़े काम करती हैं। उन बड़े बड़े काम करने के चक्कर में बहुत छोटे छोटे काम छूट जाया करते हैं। तो छूटे हुए काम को आखिर कौन करे? मैंने वो दिन देखे हैं जब हम एक छोटा सा कोई फॉरवर्डिंग लगवाने के लिए अपने किसी एप्लीकेशन पर कई संस्थाओं के चक्कर लगाया करते जी। वहां से मुझे ये लगा कि नहीं, कोई ऐसा मंच होना चाहिए जहां आकर कोई आम दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी कोई भी ग्रीवेंसेस लाए और हम उसको फॉरवर्ड करें, न केवल फॉरवर्ड करें बल्कि उसको शॉर्ट आउट कराने का प्रयास करें। ये बात है 2001 और 2 की, जब ये मेरे मन में आया कि ऐसा कोई मंच होना चाहिए। तो उस समय कुछ समान विचारधारा वाले व्यक्ति मिले हम लोग, और हमने ये तय किया कि ऐसा एक मंच बनाया जाए। पहले हमने इस संस्था का नाम जो सोचा था, इंडियन फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड रखा। वो हमने करीब 5-6 महीने 7 महीने काम किया है इस नाम से, और जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया इसका तो हमें फेडरेशन शब्द नहीं मिला जी, तो ये एसोसिएशन हो गया। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के नाम से हम 2002 से लगातार आपके सामने अपने गतिविधियां प्रस्तुत करते रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरह रखते हैं कि जब आप भी जुड़े इससे, आप भी जुड़े हुए हैं, तो ये करते रहे हैं अब तक। आप देख रहे हैं सामने हम कहां से कहां अब पहुंच गए हैं जी। प्रतिवर्ष आप सांस्कृतिक गतिविधियां कराते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन्स आयोजित कराते हैं, तमाम तरह की गतिविधियां, स्पोर्ट्स इवेंट आप कराते हैं। इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहूँगा श्रोताओं के लिए कि कौन कौन से आपके मुख्य उद्देश्य हैं लीगल एडवोकेसी
जो जी जी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए और खासतौर पर पीपल विद ब्लाइंडनेस के लिए, उसमें आप लोग इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां आप कार्य कर रहे हैं? अमित जी, अभी हमने रिसेंटली इसी पिछले वर्ष एक हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, यूनिक टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के नाम से हमने प्रारंभ किया। इसमें हम ऑडियो बुक्स तैयार करते हैं, और ऑडियो बुक्स न केवल तैयार करते हैं बल्कि अपने जो हम डीएफआई के मेंबर भी हैं, और डीएफआई के जितने भी सदस्य हैं उनका ये आपस में कोलैबोरेशन है कि हम एक दूसरे के जो रिकॉर्डेड बुक्स हैं उनको यूजर्स तक पहुंचाएं। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। आज हमारे पास हजारों की संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हैं, चाहे वो साहित्य से संबंधी हों, कोर्स हैं महाविद्यालय स्तर पर, स्कूल लेवल के हैं, इसके अलावा जनरल बुक्स हैं, नेट के विद्यार्थियों के लिए हमारे पास बहुत सामग्री है। इसके अतिरिक्त जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, बैंक की है या कुछ यूजीसी, यूपीएससी, इन सब के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए हमारे पास काफी सामग्री उपलब्ध है। जी, तो जो लाभार्थी, जो श्रोता इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं और आपकी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, या ये जो सब आपने लाभ बताया कि भाई जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या जो दूसरे तरह के कंपटीशंस की तैयारी में स्टूडेंट संलग्न हैं, वो आपसे अगर मटेरियल हासिल करना चाहते हैं या आपसे कोई सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे आपको संपर्क कर सकते हैं? ऐसा है कि एक तो मैं अपना नंबर इस पे जारी कर देता हूँ। जी जी जी, हमारे श्रोता ध्यान से नोट कर लें ये नंबर। 9999 504013 9999 504013। एक नंबर और है जी, 9868917588। इसके अतिरिक्त हम फेसबुक पे भी हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड का फेसबुक पेज भी है, और उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसको भी विजिट कर सकते हैं श्रोता, iabindia.org। इस पे हमने कुछ बुक्स डाली भी हैं, लिस्ट है इस पर। जो उनको पाना चाहें तो उनको डाउनलोड करके उसको पढ़ लें और हमें रिक्वेस्ट भेज दें तो हम उनको उपलब्ध कराएंगे, या हमारे कार्यालय में आकर के भी वो ले सकते हैं। सीडी की कॉस्ट लेते हैं मात्रम, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये हम काम कर रहे हैं जी। मात्र 10 रुपए की हम सीडी दे रहे हैं, और उसके लिए जो मेंबरशिप होना आवश्यक है, और मेंबरशिप एकदम निःशुल्क है। वो कोई भी व्यक्ति हमारे जो ईमेल है iabdelhi.india@gmail.com, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, iabdelhi.india@gmail.com। इस पर अपनी पूरी डिटेल भेज दें और हम उनको संपर्क कर लेंगे। जी सिसोदिया जी, चंद सवाल मेरे पास आपके लिए और हैं। चलने से पहले मैं संक्षेप में जानना चाहूँगा श्रोताओं की जानकारी के लिए कि चूंकि आप कार्यालय अधीक्षक हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं, तो क्या क्या लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, और बावजूद इसके कि आप स्वयं दृष्टिबाधित हैं, कैसे आप अपनी जिम्मेवारियों का सही रूप में निर्वाह करते हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि चाहे व्यक्ति ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो अथवा एलडीसी, यूडीसी, हेड क्लर्क जी, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, अगर हम सही से
उनका निर्वाह करते हैं तो हमारी पहचान बनती है समाज में। बहुत खूब। और काम से ही लोग पहचाना करते हैं। और बिल्कुल सही। अगर हमारी इंटेंशन काम करने की नहीं है तो ना तो हमें काम मिलेगा जी, और ना ही हमारी कोई पहचान होगी। फिर तो यही होगा कि आप आते रहिए, बैठ के चले जाइए, अपना वेतन आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आत्म संतुष्टि उससे प्राप्त नहीं होती। बिल्कुल, वर्क सेटिस्फेक्शन जिसे हम कहते हैं वो बहुत जरूरी है, अहम है। तो मेरे पास आज की डेट में मैं बताना चाहूंगा कि कार्यालय में मेरे अलावा मिनिस्ट्रियल स्टाफ मेरे पास है ही नहीं। मैं अकेला अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ। ना मेरे पास एलडीसी है, ना यूडीसी है, ना हेड क्लर्क, और सबका काम आप ही कर रहे हैं। और इवन मेरे पास पीएन भी नहीं है। तो मैं अपनी टेबल भी खुद ही साफ करता हूँ जी। तो अगर कॉरेस्पॉन्डेंस होती है तो वो भी लेटर में खुद ही टाइप करता हूँ और साइन भी मैं ही करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास डीडीओशिप भी है, ड्रॉ एंड डिस्बर्स ऑफिसर भी हूँ मैं साथ साथ। इसका बहुत ज्यादा वर्कलोड है जी। इसमें क्या है कि जितने भी बिल हैं, चाहे वेतन के हों या अन्य मेडिकल के हैं, चाहे आपके कंटीजेंसी के हैं कार्यालय में, और बहुत तरह के बिल होते हैं, वो सब मैं खुद बनवाता हूँ और उनको साइन करके। मेरे पास एक आईटी जरूर है, आईटी असिस्टेंट है, तो उसकी सहायता से मैं ये बिल तैयार कराता हूँ, साइन करके फिर पीओ में डिपॉजिट करते हैं। स्कूल है, स्कूल में मेरी पोस्टिंग है, तो उसका जो अकाउंट है वो भी मेंटेन करता हूँ, कैश बुक है, जो भी जितने भी काम होते हैं। मैं ये मानता हूँ, मैं नहीं कहता इस बात को, जो दृष्टिवान लोग हैं वो ये कहा करते हैं कि जितने हमने डीडीओज देखे हैं अब तक सामान्य, उन सब में हमने इनको श्रेष्ठ देखा है। क्या बात। और आस पड़ोस के जो विद्यालयों से मेरे पास सलाह के लिए या एक्सपर्ट एडवाइस के लिए लोग या प्रिंसिपल्स आते हैं जी, ये मेरी सफलता है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है उनकी सहायता करके। और आपकी सफलता के लिए मैं भी आपको मुबारकबाद देता हूँ। अपने कार्य के प्रति जो आप निष्ठा रखते हैं उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं सिसोदिया जी। और मैं समझता हूँ कि उन लोगों को खास तौर पर प्रेरणा प्राप्त करके अपना हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, जो ऑफिस में खाली बैठते हैं या अक्सर कहते हैं कि कार्यालय उन्हें काम नहीं देता है। तो मैं अक्सर अपने इस प्रोग्राम के मंच के माध्यम से ये आग्रह करता आया हूँ अपने श्रोताओं से कि जिस तरह से हम अपने हक के लिए संघर्ष करते हैं, वैसे ही हमें काम भी मांगने के लिए संघर्ष करना चाहिए, काम को भी अपना अधिकार समझना चाहिए, और काम करने के बाद जो परिणाम मिलता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। जी, तो चलने से पहले एक छोटा सा संदेश मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को दें, और उसके बाद फिर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कुछ पंक्तियों से, मैं चाहूँगा कार्यक्रम के आखिर में भी कुछ पंक्तियों से ही हम समापन करें आज की बातचीत का। तो पहले संदेश और फिर किसी कविता की कुछ पंक्तियां हमारे श्रोताओं के लिए। संदेश के रूप में मैं यही आग्रह करूंगा सभी श्रोताओं से कि समाज में अपनी पहचान बनाइए, और पहचान केवल आपकी मेहनत से, आपके काम से बनती है। तो अगर आप जी अपनी पहचान बनाते हैं तो उसके लिए आपको कड़ा संघर्ष, परिश्रम करना ही होगा। जी, और हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। कुछ एक पंक्तियां चलने से पहले मैं अपनी कुछ पंक्तियां हिंदी पर मैंने कुछ लिखा, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में बोलना लोग अपनी तौहीन समझते हैं जी, और इंग्लिश बोल करके स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं।
तो जी जी, मैंने कहा कि सुनो हिंदी को पहले वाला वह स्थान चाहिए, सुनो हिंदी को पहले वाला वह स्थान चाहिए, जो माँ को उसके घर में मिलता वह मान चाहिए। क्या बात है साहब। ये सदियों से सहती आई है सब चुपचाप बेचारी, हुआ अपने ही घर में मान भंग है कैसी लाचारी। कैसी लाचारी, भाई वाह। अब नैनों में नीर नहीं, अब नैनों में नीर नहीं, हमें बस मुस्कान चाहिए, सुनो पहले वाला हिंदी को पहले वाला स्थान चाहिए। बहुत खूब। सबने हिंदी माँ के आंचल में है आश्रय पाया, सबने हिंदी माँ के आंचल में है आश्रय पाया, निश्चिंत होकर दुग्ध पान किया और नव जीवन पाया। क्या बात है। कि दूध की लाज रखेंगे हरदम हम, ऐसा ईमान चाहिए, सुनो हिंदी को पहले वाला वह स्थान चाहिए। क्या बात है निसार साहब। तो बहुत सी मर्म स्पर्शी और संवेदनशील बातें हमें आज के अपने मेहमान श्री गोपाल सिंह सिसोदिया निसार के मुंह से सुनने को मिली, उनके जुबानी सुनने को मिली। निसार साहब, प्रोग्राम में भाग लेने के लिए और रेडियो उड़ान के दिल्ली स्टूडियोज से मेरे साथ सीधे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात के बारे में आप श्रोता हमें अपने ख्यालों से, अपने विचारों से अवगत कराना न भूलें। और हमारा ईमेल आईडी जहां आप हमें लिख सकते हैं, अपनी फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं, वो ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और amit@radioudan.com। और दोस्तों, नोट करें वो मोबाइल नंबर जहां के आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सीधे मुझसे आप बात कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनना चाहते हैं या कोई विचार हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप अपना नोटपैड या फिर कागज कलम जो भी आप चाहें वो तैयार रखें। मैं आपको नंबर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस प्रोग्राम का कॉन्टैक्ट नंबर है 9560175887। एक बार मैं फिर से रिपीट किए देता हूं, 9560175887 और दिल्ली से बाहर के श्रोता शून्य लगाना न भूलें। इसके अलावा हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, यानी कि RADIOUDAAN, और हमारा फेसबुक पेज है facebook/रेडियो उड़ान। और वेबसाइट तो आप जानते ही हैं, www.radioudan.com। तो दोस्तों, आज की एक मुलाकात का सफर अब यहीं पूरा होता है। जिंदगी के किसी और मोड़ पर, जिंदगी के किसी और सफर में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त अमित भट्ट को इजाजत दीजिए। नमस्कार।